Friends, good morning to all of you. Once again, I welcome you on my YouTube channel. मित्रों, आज हम लोग प्राचार्य सिलेबस के पार्ट बी का यूनिट 2 प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल सिनेरियो की चर्चा करेंगे। मित्रों, इस लेक्चर में इस विषय सामग्री से संबंधित सभी तथ्यों को करीने से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जो पीडीएफ उपलब्ध है उसकी वर्तनी, उसका ग्रामर, या उसकी लिखावट, ये सभी अस्पष्ट हैं और शायद गलत भी हैं। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि आप ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और एज यूजुअल पहले लेक्चर का जो कमेंट सेक्शन है उसमें पहला कमेंट पीडीएफ लिंक का है, वहां से आप इस विषय सामग्री की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बार आपको फिर अपना परिचय दे दें। मैं अरुण कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, तिलकधारी पीजी कॉलेज, जौनपुर। धन्यवाद। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशनल सिनेरियो। स्वतंत्रता के पहले शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस पर अगर हम ध्यान दें तो ये पाएंगे कि स्वतंत्रता के पहले चूंकि अंग्रेज थे और शिक्षा प्रणाली का संचालन उनके द्वारा हो रहा था, तो निश्चित रूप से उद्देश्य उनके हित में ही रहा होगा। तो जो उद्देश्य था वह अंग्रेजी को लागू करना, विदेशी वस्तुओं के लिए बाजार का विस्तार करना तथा सामान्य प्रशासन के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्राप्त करना। सर्वप्रथम 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई बंगाल में। इस सोसाइटी ने अनेक स्कूल कॉलेजों की स्थापना की, जैसे इसने विल्सन कॉलेज मुंबई में स्थापित किया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में। 1791 में बनारस में दूसरा संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने स्थापित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसे संस्कृत में दूसरे संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। 1791 में बनारस में दूसरा संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने स्थापित किया। 1813 में चार्टर एक्ट आया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना था तथा इसके क्लाज 13 में, क्लास नहीं है मित्रों, क्लाज, ठीक है, 13 में यह व्यवस्था थी कि प्रतिवर्ष शिक्षा के विस्तार में 1 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1830 में जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के विकास पर नजर रखना था। 1830 से 35 के बीच में मैकाले मिनट के नाम से मैकाले की रिपोर्ट आई, जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। यह भी सलाह दिया गया कि अंग्रेजी पुस्तकों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए तथा पहली बार न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी कर दी गई। उसने कहा कि ऐसे लोग चाहिए
जो रंग और खून से तो भारतीय हों, किंतु बुद्धि, नैतिकता और स्वाद के दृष्टिकोण से अंग्रेज हों। 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया गया और नौकरी के लिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई। 1837 ये ईयर महत्वपूर्ण है कि जब सरकारी भाषा, कामकाज की भाषा अंग्रेजी हो गई और नौकरी के लिए अंग्रेजी पाना अनिवार्य हो गया। 1854 वुड्स डिस्पैच बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि इसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कहा गया कि निम्न शिक्षा मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। डलहौजी गवर्नर जनरल था। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की सलाह दी। 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सत्ता ने शासन कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। 1857 में ही 1854 की सिफारिश के आधार पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। प्रथम 24 जनवरी 1857 को कोलकाता विश्वविद्यालय, दूसरा 18 जुलाई 1857 को मुंबई विश्वविद्यालय और तीसरा 22 सितंबर 1857 को मद्रास विश्वविद्यालय। तो सबसे पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा मुंबई विश्वविद्यालय और तीसरा मद्रास विश्वविद्यालय, तीनों 1857 में खुले। 1882 में 20 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन हुआ। इसमें पहली बार प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग किया गया। सहायक, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 1282 टाइप है, ये 1882 है, इसको ध्यान से ठीक करने की जरूरत है। सहायक अनुदान प्रणाली प्रारंभ की गई। लॉर्ड रिपन ने इसे नियुक्त किया था। यह प्राथमिक शिक्षा को समर्पित था। इसमें स्त्री शिक्षा को भी महत्व प्रदान किया गया तथा प्राइवेट स्कूलों को भी अधिक महत्व प्रदान किया गया। इसमें 2 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र लाहौर और मद्रास में स्थापित किए गए। शिक्षा में धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। 1896 में इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने रोली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। निम्नलिखित नए विश्वविद्यालयों की और इसने निम्नलिखित सुझाव दिए। जैसे पहला क्या था कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रयोगशाला और पुस्तकालय को बेहतर किया जाएगा। डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा। 1917 में सैडलर आयोग गठित किया गया, जिसकी मुख्य सिफारिश थी कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश इंटरमीडिएट के बाद होगा। इसने कैब की स्थापना की सलाह दी। कमेटी ऑन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब की स्थापना की सलाह दी। 1829 में हार्टोग कमेटी गठित हुई, जिसने विश्वविद्यालय में अध्ययन के स्तर को सुधारने के लिए सिफारिश की शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1937 में ये 1929 में हार्टोग कमेटी गठित हुई। यहाँ ध्यान दीजिए 1829 यहाँ भी मिस प्रिंट है। 1929 में हार्टोग कमेटी गठित हुई और इसने विश्वविद्यालय में अध्ययन के स्तर को सुधारने के लिए सिफारिश की। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1937 में एबोट वुड रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को वहां से तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई, जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुक्त रूप से तथा अनिवार्य रूप से देने की बात कही। सिफारिश
विश्वविद्यालयों को समन्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने की सलाह दी। ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित करने की सलाह पहली बार किस आयोग ने दी? ये सार्जेंट कमीशन ने 1944 में दिया। तथा ये भी सलाह दिया कि बौद्धिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। अब आप देखें, वैसे तो इसे हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि 1950 के बाद जब हम गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, तो उसके बाद से हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसलिए राधाकृष्णन आयोग को हम 50 के पहले भी पढ़ सकते हैं कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा है, और हम इसके बाद भी पढ़ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एरा है। तो बेहतर यह है, हमको लगता है कि इसे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही पढ़ें, और इसके बाद अगले वीडियो में हम यही राधाकृष्णन आयोग से ही अपनी बात शुरू करेंगे। इस तरह से प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेशली उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधार हुए, जो भी प्रयास हुए, उनको बहुत विस्तार से आपने देखा। अक्सर परीक्षाओं में सीधे खास आयोग की सिफारिश क्या थी, किस वर्ष ये आयोग आया, कौन इसके अध्यक्ष थे, किसने इसका गठन किया, इस तरह की सामान्य बातें ही परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इन तथ्यों को शामिल करते समय यह ध्यान दिया गया है कि इसी तरह का सिलेबस यूजीसी नेट की परीक्षा में उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो उस परीक्षा में जितने भी सवाल पिछले 10-15 सालों में इस उच्च शिक्षा प्रणाली से पूछे गए हैं, सारे सवालों को इनमें तथ्य के रूप में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। यही तथ्य मल्टीपल चॉइस के रूप में आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल सिनेरियो के संदर्भ में। थैंक यू।